नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद वापस अपनी क्लासेस शुरू हुई है और ये अंतराल अपना जो है जब से चैनल शुरू हुआ है तकरीबन 2 साल चैनल को बने होने आया है और ये एक बड़ा अंतराल जो आना नहीं चाहिए था वो आया है। स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब होने के कारण आया है, लेकिन अब पूरी तरीके से स्वस्थ है और पूरी तरीके से रिचार्ज हो चुके हैं। तो अब अपनी क्लासेस फिर से शुरू होगी। आज की जो क्लास है साथियों वो आप लोगों के विद्यालय विषय की है। जैसे कि अपने L1 के अंदर भी जो सामाजिक अध्ययन वाला जो पार्ट है आपका, तो L1 में भी है और L2 में भी है। तो विद्यालय विषय की वैसे आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मुगल साम्राज्य, लेकिन आज की वैसे भी बड़ी क्लास होने वाली है, 16-17 स्लाइड की क्लास है और कल भी जो क्लास आएगी वो भी तकरीबन 10-15 स्लाइड की क्लास आएगी और वो भी मुगल साम्राज्य से संबंधित है। अब ये मान के आप ये सोचें यदि कि 3 घंटे में पूरा ही मुगल करवा दें, तो 3 घंटे का मुगल साम्राज्य होने वाला टॉपिक नहीं है। मुगल साम्राज्य में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन अपन कैसे चलेंगे, जैसे कि L1 वाले विद्यार्थी हैं तो L1 वाले विद्यार्थी और L2 वाले विद्यार्थी ग्रेड 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अपन एक ग्रेड 3 का लेवल लेके चलेंगे। मैं शुरू से लगाकर अंत तक आपको उस तरीके से लेकर चलूंगा। प्रश्न कहां से ज्यादा बनते हैं, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चलेंगे अपन और प्रश्न आपके लगभग आपको कवर हो जाएंगे और एक तरीके से आपका बहुत अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। और मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों के मतलब एक जो निरंतरता जो बननी चाहिए वो बन जाए। ठीक है, तो काफी सारी चीजें आपको इन स्लाइड्स के अंदर और मिलने वाली भी है। और तो अपन इसकी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो विद्यालय विषय से संबंधित है और अभी जैसे अपना गैप भी रहा है, गैप रहने का एक कारण ये भी है, एक तो तबीयत सही नहीं थी, दूसरी की अब विद्यालय भी खुल चुके हैं, समय थोड़ा सा कम मिल पाता है क्योंकि विद्यालय बच्चों को भी संपूर्ण समय देना जरूरी है। और अब इसी चक्कर में रहता है कि कैसे समय को थोड़ा सा सेट करके आप लोगों की भी क्लासें दुरुस्त की जाए। तो कोशिश यही रहेगी कि निरंतर और नियमित क्लासेस चले। ये विद्यालय विषय की मुगल करवा के फिर अपन चलेंगे 1 दिसंबर करंट अफेयर्स की क्लास आपको देनी है वो, उसके बाद में जो बचे हुए टॉपिक्स है ग्रेड 3 के वो पढ़ेंगे, उसके बाद में राजस्थान का इतिहास। तो ग्रेड 3 के लिए तो बहुत सारी क्लासेस मैं दे चुका हूं जो आप लोगों के लिए कठिन थे। शैक्षिक परिदृश्य है और आपके राजस्थान सामान्य अध्ययन है और आपके जो भी सूचना तकनीकी भी पूरा हो चुका है, करंट अफेयर्स चैनल पे पूरा है राजस्थान का, तो काफी हद तक मैं आपको करवा चुका हूं। सिर्फ मेरे हिसाब से जो बाकी है वो राजस्थान का इतिहास है। पॉलिटी के भी टॉपिक्स में करवा चुका हूं सेकंड ग्रेड के समय, तो पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में या सेकंड ग्रेड वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख लीजिए। अब अपन चलते हैं सीधे ही क्लास की तरफ, क्योंकि आप लोगों का लंबा इंतजार रहा है। तो हाँ, ये भी बता दूं कि ये क्लास जो है रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, प्रीमियर पे चलेगी, तो ज्यादा ऊंचा नीचा नहीं होना है और फोकस जो है सीधा क्लास पे। आप सोचे कि मैं लाइव चैट को देखकर आपको रेस्पॉन्स दूंगा, तो वो नहीं होगा। बाद में यदि कोई समस्या होती है तो कमेंट क्लास पूरी होने के बाद में कर सकते हैं, वहां से कमेंट देखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना है, पढ़ने पर करना है। ठीक है ना, चलिए। तो सबसे पहले साथियों अपन आज पढ़ने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो अपन पढ़ेंगे राजवंश, मतलब मुगल अपन वंश पढ़ेंगे इनका, कि किस तरीके से बाबर, हुमायूं, अकबर, इनके समय क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीज देखेंगे। सबसे पहले ही मुगल साम्राज्य का जब नाम आता है तो सबसे पहले भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला कई बार प्रश्न सामान्य दे देते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो बाबर ने की। और ये प्रश्न सबके सही होता है और जिसके गलत होता है ना, समझो बाहर जाने का सीधा टिकट है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, बाबर ने की। तो संस्थापक कौन हुआ, बाबर हुआ। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है और ये वास्तविक संस्थापक माना किसने है, लैनपुल ने माना। किसने माना, लैनपुल ने माना। लैनपुल ने बहुत सारे मत दिए हैं इनके बारे में, मुगल काल के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी। तो ये है, और वंश जो है इनका चगताई तुर्क माना जाता है। चगताई तुर्क जो है ये तैमूर के द्वितीय पुत्र के नाम पे चगताई तुर्क वंश माना जाता है। तो एक तरफ से बाबर तैमूर का वंशज भी था, एक तरफ से बाबर मंगोल जो चंगेज खान था उसका वंशज भी था। कैसे था अभी देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले वंश पूछ ले यदि आपको तो ध्यान रखना चगताई तुर्क, और इसीलिए तो फिर तुर्की भाषा के अंदर बाबरनामा भी मिलती है। तुजू के बाबरी जो है वो तुर्की भाषा के अंदर मिलती है, तो ये तुर्क, ठीक है ना, तैमूर भी तुर्क था। राजभाषा इनकी फारसी, राजभाषा कौन सी थी, फारसी थी। ठीक है,
सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक मुगलों के अंदर, मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा समय तक, देखो सीधी सीधी बात अगर बताऊं था, और आप मुगल यदि कटे चर्चा भी कर रहे हैं तो मुगल री जब बात करो तो सीधो एक तो बाबर नाम आ जाए, ठीक है, क्योंकि संस्थापक हो रहे हो, वास्तविक संस्थापक कौन रहे हो, अकबर, और अकबर रो नाम आ जाया करे क्योंकि अकबर ज्यादा चर्चा में रहा है, या तो लास्ट में आ जाए तो औरंगजेब, क्यों तोड़ा फोड़ा देखो, या तो बदमाश बच्चे नाम आवे या सीधे बच्चे नाम आवे, तो तोड़ा फोड़ा कर तो औरंगजेब याद आ जाए और या अकबर याद आ जाए। तो देखो अकबर, इसमें आपको क्या याद रखना, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला यदि पूछे शासक तो अकबर था। 49 वर्ष 8 माह तक इसका शासन रहा है, सबसे ज्यादा मुगलों के अंदर। फिर यदि पूछे तो औरंगजेब, मैं कहूं था या तो कोई बदमाश बच्चों याद आ जाए या बस सीधो बच्चों याद आ जाए, तो अकबर, और उसके बाद दूसरे नंबर पर है औरंगजेब। कुछ नहीं करना है, यहां पे आपने 49 याद रखा है तो इससे एक कम याद रखना है तो 49 से 48 कर दो भाई, यहां पे 8 माह याद रखा है तो एक कम कर दो भाई, 7 माह कर दो, समस्या कहां है, चीजें तो सीधी सीधी याद होती है, बस तरीका निकलना चाहिए। चलिए, सबसे कम समय तक शासन रफीउद्दौला और रफीउद्दौला, ये दो है जिनका कम के मामले में माना जाता है। इस समय बहुत सारे शासक हुए थे, ये इनके रफीउद्दौला और रफीउद्दौला के समय बहुत सारे, ठीक है ना, तो यहां पे ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपन, ये तो हो गया सामान्य परिचय किसका, मुगल वंश का। अब आते हैं अपन सीधे सीधे बाबर के ऊपर। बाबर में क्या पूछते हैं, या तो इसके 4 युद्ध पूछते हैं, या फिर पूछते हैं कि बाबर आया तब स्थिति क्या थी, या फिर कुछ 2-4 एक इधर उधर से जोड़ जाड़ के पूछ लेते हैं इसकी, भाई इसने क्या क्या लिखा या इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो साहित्य जो है वो तो अपन अलग से एक कल की जो क्लास आएगी ना उसमें साहित्य, स्थापत्य कला, उनकी बात करेंगे, वहां से सवाल ज्यादा आते हैं। लेकिन यहां वंश के अंदर इसमें, ठीक है ना, इसमें से क्या पूछ सकते हैं, साम्राज्य विस्तार के अंदर, उसको ध्यान रखना। बाबर का टाइम पीरियड, अच्छा ये ध्यान रखना कि ये जिस भी शासक के आगे मैं टाइम पीरियड लिखूंगा वो उनके शासन करने का है, ठीक है ना, जन्म से मृत्यु का नहीं है, शासन का है। कि बाबर का भारत में टाइम पीरियड क्या रहा था, तो भारत में टाइम पीरियड इनका रहा था 1526 से 1530। भाई बाबर का जो जन्म है वो फरगना में हुआ, ट्रांस ऑक्सियान के अंदर फरगना रियासत के अंदर जन्म हुआ। और जैसे ये समरकंद है, फरगना है, ये सारे जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में, वर्तमान में कहां है, उज्बेकिस्तान में है, उस समय ट्रांस ऑक्सियान के अंदर पड़ते थे, वहां पे इनका जन्म हुआ। और समरकंद को पाने की चाहत बहुत ज्यादा थी बाबर के अंदर, कि समरकंद को पाने की चाहत थी, लेकिन वहां पे इस समरकंद के साथ में इसके बहुत उठापटक रही, कभी कब्जे में आता, कभी निकल जाता, फिर कब्जे में आता, फिर निकल जाता, और अंतिम रूप से निकल गया। फिर इसको धन की आवश्यकता थी और ये सोर्सेज जुटाना चाहता, तो इसने भारत की तरफ रुख किया, ठीक है ना, भारत की तरफ ये फिर रुख करता है और 1526 में जो है यहां पे भारत के अंदर ये एंटर करता है। जन्म हुआ है इसका 14 फरवरी 1483 फरगना के अंदर, ठीक है। पिता का नाम है उमर शेख जो तुर्क थे, और माता का नाम कुलतुग निगार खाने खानम, खाने खानम कह दिया, कहते हैं कभी खानम कहते सिद्ध हुई। पिता गुण है उमर शेख जी और माता गुण ही कुलतुग निगार खानम, ठीक। ये तो थे तुर्क, यानी कि ये थे तैमूर की तरफ से, ये थी मंगोल यानी कि ये चंगेज खां की तरफ से थी ये। तो इन दोनों के ही गुण, और दोनों ही मतलब एक तरह से योद्धा और आक्रामक प्रवृत्ति के थे, चंगेज खान और तैमूर दोनों। तो इसी कारण ज्यादातर ध्यान रखना कि जो बाबर है या मुगल है वो खुद को तैमूरिया कहना ज्यादा पसंद करते थे, ठीक है ना। माता कुलतुग निगार खानम और मंगोल वंश से थी। बाबर 11 वर्ष का था जब ये जो है फरगना की गद्दी पर बैठ गया था। पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है। अब देखो ये चीजें पूछी जाती है, मैंने आपको बिल्कुल स्लाइड बहुत बढ़िया तरीके से सजा के लेकर आया हूं। एक एक चीज आपको समझना है और ऐसे के ऐसे बाद में आपको अपने नोट्स के अंदर यूज करना है, ठीक है ना, उतार देना है। देखो मेहनत करनी पड़ेगी, कई जना जोर पड़े, जोर पड़ने की मतलब नहीं है, यदि मेहनत करोगे तो सफलता जक मार के आएगी। उतारते हो, नोट्स बनाते हो, बहुत अच्छी बात है। कई जना कहे सर हम नोट्स बनाते हैं, बाद में बुक आती है, जैसे कि करंट अफेयर्स की बाद में बुक आएगी, तो देखो खुद की मेहनत की हुई वो व्यर्थ थोड़ी जाती है। आपने यदि नोट्स बनाए हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो याद हुए हैं और आपका खुद का लिखा हुआ वो अच्छी तरीके से याद ही रहेगा। मैं तो हर चीज को, चाहे कितनी ही पुस्तकें आई, लेकिन
मैंने वे सभी चीजें यूट्यूब पर करवा रखी है। 800 के करीब क्लास है, तो मैंने सारी चीजें लगभग यूट्यूब पे करवाई है। प्राथमिकता ये है, बुक ऑप्शन के रूप में दी जाती है। कई सारे विद्यार्थी किताबों को पढ़ना ज्यादा बेहतर समझते हैं और किताबों का कोई विकल्प वैसे होता नहीं है, तो इसलिए वो भी ऑप्शन है। भाई सभी तरह की सुविधा, भाई किसी का क्या तरीका होता है, किसी का क्या होता है, वो चीजें, लेकिन खुद के हाथ से लिखा हुआ मैं समझता हूं बहुत बेहतर होता है। आप जब नोट्स बनाते हो तो आप भी अलग अलग पेन यूज किया करें, जिस तरीके से ये फॉर्मेटिंग होती है, तो इससे याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है ना। देखो बाबर ने कहां से क्या सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर ने उज्बेकों से तुलुगमा पद्धति सीखी। ये तुलुगमा पद्धति बहुत काम आई थी बाबर के। तुलुगमा पद्धति के कारण ही बाबर खानवा का युद्ध जीत पाया, जिसके अंदर खानवा युद्ध में लगभग पाती पेरवण के तहत सारे राजपूत योद्धा सभी एक ध्वज के नीचे लड़े थे। बहुत समृद्ध शक्तिशाली सेना थी, लेकिन ये तुलुगमा पद्धति थी जिसके कारण बाबर जीत पाया। ठीक है, तो उज्बेकों से जीती क्या, अपना उज्बेकों से सीखी क्या, तुलुगमा पद्धति। ईरानियों से क्या सीखी इसने, बंदूकों का प्रयोग करना ईरानियों से सीखा। ठीक है ना, उज्बेकों से तुलुगमा पद्धति, ईरानियों से बंदूक को चलाना, सजातीय तुर्कों से इसने सीखा घोड़ों का कुशल संचालन। ठीक है ना, घोड़ों का कैसे मतलब नियंत्रित करना है, कब किस तरीके से चलाना है, तो घोड़ों का कुशल संचालन सीखा किससे, सजातीय तुर्क, इसके जो सजातीय तुर्क थे उनसे। और कुस्तुनतुनियाई तुर्कों से सीखा तोप खाने का संचालन। कुस्तुनतुनियाई तुर्कों से क्या सीखा, वो तोप खाने का संचालन सीखा। अब देखो बारूद और तोप खाना और तुलुगमा पद्धति, ये चीजें बाबर को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सहायता दी है इन चीजों ने, जो बाबर अपने आप को यहां पे स्थापित करने में, मुगल वंश को स्थापित करने में सफल हो पाया। तो ये अच्छी तरीके से याद कर लेना। देखो ऊरी मात्रा आई है ना, और अटे भी ऊरी मात्रा है, तो उज्बेकों के ही की है तुलुगमा पद्धति। ईरानियों बंदूक चलानो, इब याद हो जाए, इब याद हो जाए ना, ईब ईरानियों बंदूक चलानो सीखियो। तुर्कों के ही क्यों घोड़ो। ठीक है ना, तुर्कों से क्या सीखा, घोड़े का संचालन, और कुस्तुनतुनियाई तुर्कों से सीखा तोप खाने का प्रयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से प्रश्न बहुत बनता है सामान्य, लेकिन प्रश्न बनता बहुत है कि जब बाबर ने आक्रमण किया भारत में, जब भारत के अंदर बाबर आया और बाबर ने आक्रमण किया, तब भारत में क्या स्थिति थी। अब स्थिति मतलब यूं नहीं है कि गांव गांव जागिर जागिर राजा नहीं पूछे, जो बड़ा बड़ा स्पॉट था, बड़े बड़े जो स्थान थे, बड़े बड़े जो रियासत थी, वहां के शासक कौन कौन थे, तो ध्यान देना यहाँ पे 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू शासक थे, और कई बार ये संख्या पूछ ली जाती है। ठीक है नहीं। देखो जब बाबर का यहां पे आक्रमण हुआ तो दिल्ली के अंदर इब्राहिम लोदी था, भाई आगे लड़ा हुआ पानीपत युद्ध करावा। ठीक है नहीं, इब्राहिम लोदी कहां था, दिल्ली के अंदर था। मेवाड़ के अंदर राणा सांगा, जो खानवा का युद्ध अपन ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, सेकंड ग्रेड के समय पढ़ा था, सेकंड ग्रेड की क्लासेस के अंदर। मेवाड़ के अंदर अपने राणा सांगा था। गुजरात के अंदर मुजफ्फर खां द्वितीय था। मालवा के अंदर महमूद खिलजी द्वितीय था। बंगाल के अंदर नुसरत खां था। ठीक है, बहमनी के अंदर कलीमुल्ला शाह था, और विजयनगर के अंदर कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय उस समय बहुत मजबूत शासकों के अंदर गिने जाते थे। ठीक है नहीं। देखो लगभग यदि आप मैप में अप्लाई करोगे तो मैंने उस तरीके से ही उनको इस तरीके से लेने की कोशिश की है, आप मैप में अप्लाई करके देखना। तो यहां पे देखो यदि हिंदू शासक पूछे आपको तो ये नंबर 1 और ये नंबर 2। ठीक है, और यहां पे देखो 1 2 3 4 और 5, तो जब इसका आक्रमण हुआ तो 5 तो मुस्लिम शासक थे। ठीक है, और 2 ये पूछ लिया, कई बार पूछा है, 2 हिंदू शासक थे। आई बात समझ में, इन तरीके वहां, और ये पूछ लेते हैं कि उस समय वहां का शासक कौन था, वहां का कौन था, फलाना ढिकना, प्रश्न कई तरह बन सके। ठीक, बाबर ने पहला आक्रमण जो किया वो 1519 में बाजौर पर किया। भारत में आक्रमण करने के लिए सबसे पहले बाजौर में किया, और 1519 से 1524 तक 4 आक्रमण ये कर चुका था। उसके बाद में पानीपत पे आक्रमण इसने
किया है, ठीक है ना। बाजौर पे किया, उसी समय इसने बेहरा के किले पर भी किया, और इस बेहरा के किले को भारत का प्रवेश द्वार कह दिया गया है, ठीक है ना, कि यहां से इनके प्रवेश करने का भारत का प्रवेश द्वार भी कह दिया। और इस बेहरा के किले पर जब आक्रमण किया बाबर ने, तभी सबसे पहली बार तोप खाने का या बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। और यह पूछ लिया जाता है कि बाबर द्वारा सबसे पहले भारत में तोप खाने का या बारूद का प्रयोग कहां किया गया। तो बेहरा के किले को जीतने के लिए सबसे पहली बार सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया, ठीक है नहीं, बारूद या तोप खाने का। देखो ये स्लाइडा है, ठीक, ये बहुत ही कामरी स्लाइडा है, ठीक है नहीं। और ये स्लाइडें है ना आपको प्रेम से मिलती है। यदि आप इसको खरीदना चाहोगे, मेरे पास काफी सारे मैसेज आते हैं कि सर हमें आपकी जितनी क्लासेस है वो पेड के रूप में चाहिए, ताकि सिर्फ हम देखें दूसरे नहीं देखें। मैं कि भाई न आज वह और न कल वह, क्योंकि ये चीजें खरीदी नहीं जा सकती। आप पुस्तक खरीद सकते हो, आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो, जो चीजें है, और वो भी मतलब व्यवस्थित रूप से ही दी जाती है, उसमें भी कोई अनावश्यक या फालतू चीजें नहीं होती या वो चीज। लेकिन ये जो है ये अमूल्य है साथियों। ये सिर्फ मैं अपने वे उन साथियों के लिए प्रयास कर रहा हूं जो मतलब वास्तव में जरूरतमंद है और वास्तव में चाहने वाले हैं, ठीक है नहीं थान ने इतनी कौन बेदामारी करे, 15-15 स्लाइड बनानी, 3-3 घंटा कुका करना। लेकिन ये प्रेम बस आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसका कोई मूल्य नहीं है, आप मूल्य तय भी न करें इसका, ठीक है नहीं। आप टेलीग्राम से जितनी, जब से क्लासेज स्टार्ट हुई तब से जितनी पीडीएफ उपलब्ध करवाई गई वो सभी टेलीग्राम पे, चाहे 2 साल पहले की देखोगे तो भी टेलीग्राम पे मिलेगी। तो वहां से आप प्रेमवश ले सकते हो। आप सोचो कि सिर्फ और सिर्फ आपका ही अधिकार हो इस पे कि सर कोई फीस निर्धारित कर दे और सिर्फ हम देखे दूसरे नहीं, तो ये ना आज होगा न कल होगा। यहाँ तो ऐसे ही चलेगा। आप प्रेमवश बिल्कुल जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखो बाबर ने लड़े जो प्रमुख युद्ध है इनका क्रम कई बार पूछ लिया जाता है, और इसकी जो ट्रिक है वो मैंने नहीं बनाई। इसकी ट्रिक सभी को लगभग यदि मुगल पढ़ते हैं तो वो सभी ध्यान में ही रखते हैं। बिल्कुल आसान ट्रिक है और याद भी हो रही है। क्या बाबर आया, सब पहला कोई मेहमान आया तो क्या करा आप, पानी पावा, ठीक है नहीं, पानी पिलाते हैं। सबसे पहले कोई आया तो पानी पिया, बाबर आया पानी पिया। पानी के बाद में क्या पूछा, पानी के बाद में फिर ध्यान रखना कि खाना खाया, ठीक है, हाँ खाना खाया। उसके बाद में खाना खा लिया, फिर बैठे तो फिर बाद में चाय पी और फिर क्या घर गया, ठीक है, घर गया। अब ये क्या है, ये ट्रिक है। पानी पिया बस बैठा, खाने टाइम होगी, खानो बन गो के खाना खा लिया, खाना खाया 3-4 बज गया, 3-4 बजे ठंडे आने के 4 ही टाइम हो गया, ठीक है। चाय पीने के बाद में शाम होगी घर गए। तो इसी तरीके से याद रखना, सबसे पहले पानीपत का युद्ध, पानीपत के बाद खानवा का युद्ध, खानवा के बाद चाय से चंदेरी का युद्ध, फिर घर से गया और घाघरा का युद्ध। इस तरीके से इसके 4 युद्ध है और ये 4 महत्वपूर्ण युद्ध है, ठीक है ना, ये याद रखना है। और आसानी से ये याद हो गया। यदि कोई पहली बार भी कोई पढ़ रहा है तो उसको ये आसानी से याद हो गया समझो, ठीक है। देखो अब सबसे पहले पानीपत का युद्ध हुआ है वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ है, ठीक है। तारीख याद नहीं भी रहता, महीनों और सन याद रख लियो, ठीक है ना, सन याद रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ है, ठीक है। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य चाचा भाई वगैरह घड़ा घोड़ा दिया करे। बाबर ने जो इन्विटेशन दियो उनके, बाबर शाह आओ, इन भारत में जो है वो इब्राहिम लोदी मन परेशान करे थे हराओ। तो इन चक्कर में क्या आलम खां और दौलत खां लोधी बे इन्विटेशन दियो, बे बुलाया, बाद में घोड़ा आने खुदरे हुआ है, ठीक है, लेकिन बे बुलाया और इब्राहिम लोदी लड़ाया। हमको आजिया भारत ही तो संपन्न है, वो देखे पच जाने री नीत थोड़ी वे, बस आ गया, स्थापित हो गए। सबसे पहले इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ, बाबर विजयी, ठीक है ना। अब बाबर सब में जीते, ठीक है, और सब में जीते हैं। देखो खानवा का युद्ध, अब खानवा के युद्ध में बाबर हार सकता था लेकिन हारा नहीं, ठीक है। एक मोहम्मद शरीफ नाम का एक ज्योतिष था, उसने भविष्यवाणी भी की कि बाबर तू है ना राणा सांगो मत लड़ जाए, राणा सांगो तेरे हारने योग लिखियोड़ो है। इस चक्कर में तो भविष्यवाणी करी, बाबर के जितने सैनिक थे सब डर गए, ठीक है, बाबर के सैनिक सारे के सारे डर गए। बाबर कहे मैं शराब कौन पीऊं, शराब के प्याले फोड़ दिए,
सैनिक क्या तू शराब बलनी पिए या पिए भी मेरे क्या लेने दोनों भाई, मैं खुद ही मर जावा तो बाद में मैं थोड़ी देखा कि तू शराब पिए कि नहीं पिए। इस तरीके से इसने बहुत सारी घोषणाएं की। बाद में फिर इस युद्ध को जिहाद की संज्ञा दी, तब जाकर ये सारे के सारे इनके सैनिक लड़ने को तैयार हुए और फिर तुलुगमा पद्धति और ये सारी सब इन्हें काम में ली और उसके बाद में ये युद्ध जीत जाता है। ठीक है ना। फिर ये युद्ध जीतने के बाद में फिर गाजी की उपाधि वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, पानीपत का युद्ध जब जीतता है तो उसके बाद में एक शाहरुखी नाम का सिक्का चलाता है। ठीक है, शाहरुखी सिक्का, और कलंदर की उपाधि धारण करता है। कौन? बाबर। अच्छा, इसके मतलब जैसे ही पानीपत का युद्ध जीतता अनायास ही इसके मुंह से ये निकलता है कि अब मैं काबुल की गरीबी को मिटा दूंगा। ठीक है ना। तो इसलिए शाहरुख की सिक्का जो है ये बांटता है सभी के अंदर। और जब ये भारत पे आक्रमण करता है तब उससे पहले काबुल का ही शासक था। कौन? बाबर। ठीक है। चलिए, राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ और इसमें भी बाबर विजयी होता है। ठीक है। और ये खानवा के युद्ध में अपन ने स्टोरी बहुत पढ़ी कि राणा सांगा को कैसे बाहर निकाला गया, फिर राणा सांगा हार मानने को तैयार नहीं था, फिर बाद में जहर दिया गया वगैरह, ये सारी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इन शॉर्ट मैंने बता दिया। 17 मार्च 1527 रूपपास भरतपुर के अंदर खानवा है, आगरा से थोड़ा ही पास पड़ता है, इसलिए खानवा के अंदर ये युद्ध होता है और सांगा पराजित होता है, बाबर जीत जाता है। और इस युद्ध के जीतते ही समझ लो कि बाबर के पैर जम गए अब भारत के अंदर। ठीक है। अब आते हैं, चलो आगे बेटा, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो है मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ। ये मेदिनी राय है ना, ये मेदिनी राय को मालवा के शासकों का पिता और मतलब ये भी कहा जाता है, मतलब क्या इसका हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था मालवा के अंदर, तो इसको मेदिनी राय को इसके नाम से भी जाना जाता है, मेदिनी राय। और इसके बाद में इससे हुआ युद्ध, बाबर विजयी हुआ। और बाबर के बारे में बताते हैं कि हिंदुओं के सिरों की मीनार बनाकर उस पर बैठा था। ठीक है। घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है वो महमूद लोदी, बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना और बाबर के मध्य हुआ। महमूद लोदी नेतृत्व कर रहा था और इसमें भी विजय कौन हुआ? बाबर हुआ। ठीक है। हम जी देखो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। तो जहां मृत्यु हुई वहीं पहले दफना दिया। ठीक है नहीं, पहले दफना दिया तो आगरा के अंदर इसको दफना दिया, आगरा के नूर अफगान बाग में दफनाया। उसके बाद में इसको क्या है वहां पे काबुल दफनाया गया, काबुल ले गए। इसको एक तो गर्मी सहन नहीं होती थी, भारत में गर्मी ज्यादा थी। ये इसने जो तुजू के बाबरी लिखी बाबर ने, उसके अंदर बाबर कहता भी है कि भारत में 3 अभिशाप है। क्या क्या? कि एक तो गर्मी, एक लू और एक धूल। ठीक है नहीं, ये 3 के अभिशाप है यहाँ, इससे सहन नहीं होती थी ये चीज। तो फिर कहते हैं कि इसने खुद ने ही कहा था, इच्छा जाहिर की थी कि मुझे यहाँ पे मत दफनाना, यहाँ गर्मी ज्यादा है। तो फिर बाद में काबुल शिफ्ट कर दिया था। ठीक है। अब बाबर रे पूरी थान मतलब थार लेवल री जीती है नहीं, बस सारी बता दी। यहाँ तो गणवी है, इसने कई सारी चीजें जैसे कि मुबैयान है, इसकी एक शैली थी, पद्य शैली थी मुबैयान। एक काव्य संग्रह था दीवान। ठीक है। एक रिशाला है, उसज, ये पद्धति, ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसके बारे में संबंधित है। ठीक है ना। आप लिख भी सकते हो कि दीवान नामक काव्य संग्रह लिखा, मुबैयान नामक पद्य शैली का आविष्कार किया, रिशाला है, उसज वगैरह वगैरह बहुत सारी है। बाबर के बारे में भी बहुत सारी चीजें ऐसे तो पढ़ने को है, लेकिन अपन एक लेवल लेकर चल रहे हैं कि नहीं तो फिर 15 दिन ही मुगल पूरा नहीं हुए। ठीक है नहीं, लेकिन एक अपन लेवल लेकर चल रहे हैं कि हाँ विद्यालय विषय में विद्यार्थियों को थोड़ा सा सहारा मिल जाए। बाकी देखो, हम शिक्षक जो है वो एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं। मेहनत जो वास्तविक मेहनत जो करनी है ना, वो आप लोगों को ही करनी है, विद्यार्थियों को ही करनी है। आपकी की हुई मेहनत काम आएगी। आप जितना अपने आप को सक्षम बनाओगे, जितना दायरा बढ़ाओगे, उतना ज्यादा समझ पाओगे। बाकी खाली मतलब डिपेंड रहने की मतलब नहीं है। मैं हूं चाहे कोई भी शिक्षक है, सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन की भूमिका निभा सके। ठीक है नहीं। चलिए, बाबर के बाद में बाबर का पुत्र हुमायूं। देखो, बाबर की मृत्यु हुई ना, उससे पहले बाबर हुमायूं क्या क्या कि बेटा तार बढ़िया आराम राज करना है तो आप जो राजपाट है नहीं, आपा देख भारत में कब्जो करियो है, अपर जो राजपाट है नहीं वह सब भाइयाम बराबर बांट दीजिए। तो पिता के इच्छा अनुसार अपना साम्राज्य भाइयों के अंदर बांटने वाला एकमात्र मुगल शासक हुमायूं था। बाकी तो लड़िया है भाई, उत्तराधिकारी संघर्ष युद्ध हुए हैं,
कईयों ने भाइयों को मारा है, आगे पढ़ेंगे अपन। लेकिन यहाँ पे एकमात्र ये वैसे ये है ना, इसके नाम का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन ये दुर्भाग्यशाली था। लैनपुल ने इसके बारे में कहा भी है और बाबर के बारे में भी कहा है कि इसका बाबर का जो है अर्थ मतलब ये है कि बाबर विजेता नहीं था, भाग्यशाली था, ये भी लैनपुल ने कहा है। देखो हुमायूं के अंदर कार्यकाल इसका 1530 से 1556 मान सकते हैं। वैसे इसका कार्यकाल 2 टुकड़ों में, ठीक है ना, 2 बार 2 टुकड़ों के अंदर है। बीच में शेरशाह सूरी आ जाता है, शेरशाह सूरी से पंगा लेने के बाद फिर शेरशाह सूरी शासन करता है और फिर वापस दूसरी बार तो जब ये शासक बनता है तो कुछ ही समझ में ठोकरों में चलते चलते ठोकरों में ही चला जाता है। पिता की इच्छा अनुसार भाइयों में साम्राज्य बांटने वाला एकमात्र शासक, ठीक है। और ज्योतिष में गणो विश्वास करता हूं, 7 दिन की 7 ड्रेसें अलग पहनता था ये, ठीक है ना, हर दिन के अलग रंग की ड्रेस पहनता था हुमायूं। चलिए देखो भाई कौन कौन थे, अब शासन कौन कौन सा बांटा वो ध्यान देना कि कामरान को इसने काबुल और कंधार दिया, अस्करी को संभल दिया और हिंदाल को मेवात दिया। हालांकि भाई बाद में दगाबाजी घणी करी है इन, ठीक है नहीं, वो भी पछतायो भी घणो ही है, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये यदि पूछ ले तो वैसे यदि पूछेंगे ना तो ये बहुत स्तरीय सवाल है, लेकिन यदि पूछ ले ध्यान रखना। अब हुमायूं के अंदर यदि अपन पढ़ते हैं तो देखो चीजें तो बहुत सारी आएगी, लेकिन इसके पढ़ने के अंदर 2 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है चौसा का युद्ध और एक है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध, चौसा के युद्ध में ही इसको पता मतलब चल जाता है कि भाई अपन रहते चले कौन। इससे पहले शेर खां है, जो आप शेरशाह सूरी कहते हो ना अफगान, वही शेर खां है, पहले शेर खां के नाम से जाना गया। चौसा के युद्ध के बाद इसने शेरशाह की उपाधि धारण की। अच्छा इन नाम तो फरीदियो, ठीक है ना, फरीद नाम हो, फरीदियो कहता, ठीक। बहार खां लोहानी यानी वो इन शेर खां उपाधि दी कि एक बार शेर ने मारकाड़ियो जो कह दियो कि शेर खां, ठीक, शेर खां की उपाधि उसने दी। और ये मतलब यदि अपन देखें तो अफगान शासक था जो बहुत चालाक था ये। और बाबर हुमायूं को कहता भी है कि बेटा ध्यान रख दे, वो चालाक अफगान है। क्या कहा उसने कि ये चालाक अफगान है, लेकिन हुमायूं भाई साहब ध्यान ही को दियो, क्या डैडी जी तो यूं ही कह रहे, डैडी जी यूं कह गुड्डा दे दिया बाद में, ठीक है। चौसा का युद्ध 29 जून 1539, सन जरूर याद रखना है 1539, हुमायूं की पराजय हुई। देखो चौसा जो है गंगा और कर्मनासा नदी के किनारे, ये चौसा गंगा व कर्मनासा के किनारे, ठीक है, गंगा और कर्मनासा नदी के किनारे। अब भाई साहब हुमायूं जी यहाँ हार गए, हुमायूं जी हार गए तो उसके बाद में कूद गए नदी में जान बचाने के लिए। नहीं कूदे तो शेरशाह ठोक दे, तो वहां पे नदी में कूद गया। कर्मनासा नदी के अंदर निजाम बिस्ती ने इसकी जान बचाई। किसने बचाई? निजाम बिस्ती ने। अब देखो किन की कोई जान बचाए तो भी एक तो आदमी खुद जोश में आ जाए, तूने मेरी जान बचाई, मांग क्या मांगता है। अब भी टाइम तो हुमायूं पड़े की नहीं है, तो निजाम बिस्ती भी दिमाग वाला, निजाम बिस्ती के यहाँ तो की मांगला धन तो खत्म हो जाए, क्या काम रो। तो निजाम बिस्ती ने इससे एक दिन का, जब आप शासक बनोगे ना तो मुझे एक दिन का शासक बनाना, तो एक दिन का शासक बनाया। और निजाम बिस्ती ने चमड़े के सिक्के निकाले, और चमड़े के सिक्के निकालने से ही ये देखो इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। भाई जरूरी नहीं है कि प्रसिद्ध होने खातिर कोई बहुत बड़ा काम करना पड़े या बहुत अच्छा ही काम करना पड़े। एडो काम देखो चमड़ा और सिक्का निकालने में प्रसिद्ध हो सके, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे निजाम बिस्ती का नाम याद रखना। कर्मनासा नदी से हुमायूं को मदद की, इसको बचाया और निजाम को एक दिन का शासक बनाया और इसने चमड़े के सिक्के जारी किए, ठीक है। एक दिन का नायक पिक्चर देखिए, एक दिन मुख्यमंत्री, वो एक दिन शासक बनी, चमड़े सिक्का काट दिया। भाई दिमाग की तो है कि प्रसिद्ध होना है, ठीक है। चौसा विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण करता है। फिर इसके बाद में ध्यान रखें कन्नौज। देखो तो भी शेरशाह हुमायूं एक शासक रहा हुआ है, या ना हार थोड़ी मानी जाए, बिल्कुल आराम से हार मानेगा नहीं। कन्नौज में क्या एक बार मैं वापस लड़ता हूं, यदि भाई शेर खां कमजोर हो और हार गया तो मैं वापस अपनी सत्ता ले लूंगा। कन्नौज और बिलग्राम के अंदर 17 मई 1540 को फिर से इनकी लड़ाई होती है और हुमायूं फिर से परास्त। हुमायूं की पराजय और वहां से फिर हो जाता है इसका पलायन, ठीक है ना, भाग जाता है, वहां से पलायन हो जाता है और शेरशाह सूरी जो है वो बन जाता है शासक।
ठीक है ना। तो 1540 से लगाकर और 1555 तक शेरशाह सूरी ही शासक रहता है। फिर अपन जैसे राजस्थान के अंदर अपन गिरी सुमेल का युद्ध पढ़ते हैं, ये सारी चीजें, तो ये सारी जो है फिर शेरशाह सूरी के शासनकाल रहता है। इस दरमियान बीच में अफगान शासनकाल रहा था, हालांकि मुगल काल के अंदर ही माना जाता है, लेकिन ये इस दौरान जो है शेरशाह सूरी ने शासन किया। फिर देखो हुमायूं का जो पलायन हुआ, तो हुमायूं का पलायन काल पूछते हैं कई बार कि हुमायूं का पलायन काल क्या रहा था। जो शेरशाह सूरी का शासन काल है वही हुमायूं का पलायन काल है। भाई हुमायूं गया तभी तो शेरशाह सूरी शासक बनाए। तो 1540 से लगाकर 1555 ईस्वी तक हुमायूं का पलायन काल रहा, और इस दरमियान इसने फिर शक्ति जुटाने की कोशिश की, और इसकी मदद जो की थी वो ईरान के शाह तहमास्प प्रथम ने की थी। ठीक है ना, किसने की थी? तहमास्प प्रथम ने की थी। तहमास्प प्रथम के यहीं से इसको एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था बैराम खां। क्या नाम था? बैराम खां। ये बैराम खां जो था ये शिया मुसलमान था, शिया मुसलमान। ठीक है, अब देखो ये तहमास्प प्रथम ने जो मदद की ना, वो भी एक शर्त के आधार पे की कि जब भी शासक बन जाओगे तो शिया पंथ का, शिया धर्म जो है मुसलमानों का, उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये इनके यहां पे रही और इन्हें मदद की, और बहुत सारा फिर जो है ये शक्ति जुटाने में मतलब सक्षम हो गया, और उसके बाद में फिर वापस 1555 तक अपने इस तरीके से चलता है। ठीक है, चलिए अब देखो हुमायूं की भारत वापसी। हुमायूं की भारत वापसी दो युद्धों से होती है, एक तो मच्छीवाड़ा और एक सरहिंद। दोनों पंजाब के अंदर है। ठीक है ना, कहां है? पंजाब। तो देखो 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, और मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं जीत जाता है। उससे फिर इसकी वापसी वैसे हो जाती है, लेकिन बिल्कुल पक्की वापसी हो जाती है 22 जून 1555 सरहिंद का युद्ध, और इसके द्वारा हुमायूं फिर से यहां पे मतलब भारत में आ जाता है, और 23 जुलाई 1555 को हुमायूं फिर से शासक बन जाता है। इसके पहले वाला बीच वाला जो कार्यकाल रहा वो शेरशाह सूरी का रहा है। ठीक है, तो यहां पे 1555 से फिर वापस हुमायूं शासक बन जाता है। 24 जनवरी 1556, देखो अब 23 जुलाई को तो बना है, लगभग कोई 6 महीने ही नहीं हुए, और 24 जनवरी 1556 को शेर मंडल पुस्तकालय जो दीनपना नगर में है और नगर में था, उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। पुस्तकालय से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है, 1556 की बात है। ठीक है ना, तो देखो फिर हुमायूं के बारे में वो लैंडपुल कहता भी है, हुमायूं के बारे में ये यहां लिखा हुआ है। देखो हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान या भाग्यशाली, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था, जीवन भर ठोकर खाता रहा, और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। ये कहने वाला व्यक्ति कौन था? लैंडपुल। और बिल्कुल इन्वर्टेड कोमा में मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख देना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। मतलब फरी फोगट रो सवाल है, थान में खुल्लो कह दियो कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस पूछ ले पाचो, न तो कंफ्यूजन है और न भूलनो है। ठीक है, चलिए फिर देखो हुमायूं सातों दिन अलग अलग पोशाक पहनता था, ये मैंने बता दिया आपको। अबुल फजल ने हुमायूं की तुलना अरस्तु से की। देखो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, यदि थान ध्यान है कि इंपॉर्टेंट थान लागे कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो किन पूछन देख जो हद तैयारी करन बाण पूछ दो कि किसने हुमायूं की तुलना अरस्तु से की। बहुत कम जना ध्यान है। ठीक है, तो अबुल फजल ने हुमायूं की तुलना अरस्तु से की। हुमायूं ने तबद ए अदल, जो न्याय के ढोल होते हैं, ठीक है ना, न्याय के ढोल, तबद ए अदल, और दिल्ली में मीना बाजार की शुरू की। कहां की? दिल्ली के अंदर। और इसी मीना बाजार को आगरा में स्थापित करने वाला अकबर है। ठीक है, तो दिल्ली में मीना बाजार की स्थापना की किसने? हुमायूं ने। ये इसकी थोड़ी सी यहाँ पे उपलब्धियां ध्यान रखो। गुलबदन बेगम इन बैन ही, मतलब हगी बैन नहीं ही, लेकिन बैन ही जो हुमायूं नामा रचना करी है। ठीक है, थोड़ा गणित है, यूं खुद भी याद कर सको। चलिए अब आते हैं अपन अकबर के पास। अकबर का जन्म जो है साथियों 1542। अच्छा, शासनकाल के मान में जन्म ही लिख दियोगे, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीरसाल के किले में होता है। इसके पिता जो थे हुमायूं थे, और माता थी इसकी हमीदा बेगम। ठीक है, हमीदा बेगम। बचपन का नाम इसका जलालुद्दीन था, और जलाल भी कहते थे। ठीक है ना, जलाल कर देते थे, जलाल कह देते थे। और ये हुमायूं तो मतलब नहीं, हाँ चलिए
संरक्षक इसका बैराम खां था। बैराम खां वहां से जहां से वो सिया मुसलमान इसको मिला था ना हुमायूं को, तो इसका संरक्षक कौन था? बैराम खां था। तो बैराम खां के संरक्षण में ही ये शुरू में बैराम खां के संरक्षण में ही पला बड़ा हुआ। राज्याभिषेक इसका कालानौर गुरदासपुर के अंदर ईंटों के सिंहासन पर बैराम खां के संरक्षण में किया गया। जब हुमायूं की मृत्यु हुई उसके बाद में फिर इसका राज्याभिषेक कर दिया गया। 1556 में हुई थी मृत्यु, ठीक है ना। देखो पानीपत का द्वितीय युद्ध, उसके बाद में पानीपत का द्वितीय युद्ध था। पहला पढ़ लिया, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है नवंबर 1556 में होता है। किसके मध्य हुआ? देखो यहां पे समझने वाली चीज है, यदि शासक आते हैं, समझने वाली चीज क्या है, शासक आते हैं तो अकबर और आदिल शाह सूर के मध्य हुआ है, यदि शासक पूछे जाए। लेकिन वास्तव में वहां लड़ने वाले कौन थे? तो फिर देखते हैं, तो बैराम खां सेनापति था और यहां से हेमू था, है ना, हिंदू था हेमू, विक्रमादित्य, वैसे 14वां विक्रमादित्य कहते हैं इसको, तो हेमू था यहां से। इस लड़ाई में लगभग तकरीबन हेमू जीत चुका था, लेकिन मुगल सेना जो थी वो इसके आंख में एक तीर मार देती है और उसके बाद में मूर्छित हो जाता है वहीं। और जब सेना को पता चलता है कि अपने सेनापति जी मूर्छित हो चुके हैं तो फिर तितर बितर हो जाती है। उसके बाद में अकबर विजयी हो गया, ठीक है। यह था पानीपत का द्वितीय युद्ध। इसके बाद में एक युद्ध है तिलवाड़ा का युद्ध, जो 1560 ईस्वी में लड़ा गया। ये किसके मध्य लड़ा गया? देखो पीर मोहम्मद, यानी कि यदि शासक पूछे तो अकबर है, और बैराम खां के मध्य। अब बैराम खां के मध्य क्यों लड़ी? जो बैराम खां तो इनसाइड होनी नहीं, बैराम खां जो है वो राजनीति का शिकार हो गया और बैराम खां का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा ऐसा बताते हैं कि बढ़ गया था। तो फिर जो है अकबर इसके खिलाफ हो चुका था। हालांकि महामनगा जो थी उसने चाल चली थी सारी की सारी। तो फिर अकबर की तरफ से पीर मोहम्मद और बैराम खां के मध्य ये युद्ध होता है। बैराम खां इसमें पराजित होता है। फिर क्या है कि अकबर इसके सामने 2-3 चीजें रखता है कि या तो आप भैया ये छोटा सा एक पद ले लो और साइड में बैठ जाओ, या फिर आप अपने चले जाओ, कहां? मक्का चले जाओ। और उस समय यानी मक्का की यात्रा बहुत ज्यादा कठिन होती थी, ठीक है ना। बहुत कम लोग जो है मक्का की यात्रा कुशल पूर्वक करके वापस लौट पाते थे। बैराम खां के बेजती जिंदगी में बढ़िया है कि मैं मक्का की यात्रा ही कर लूं, तो बैराम खां मक्का रवाना हो गया। चलिए, फिर बैराम खां की रास्ते में हत्या भी कर दी जाती है। देखो 31 जनवरी 1561 को पाटन गुजरात में अफगान मुबारक खां लोहानी ने बैराम खां की हत्या कर दी। कारण कि मुबारक खां लोहानी के पिता की हत्या बैराम खां ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में की थी, ठीक है नहीं, इसलिए इसने फिर वापस बदला लिया, तो यहां पे इसकी हत्या कर दी। और वैसे भी वो मक्का जाना तो मतलब यही था, उस समय बहुत कठिन परिस्थितियां होती थी, तो वहां से वापस कोई शायद ही लौट आता था। अब देखो ये पेटीकोट सरकार, इस पेटीकोट सरकार की ही भेंट चढ़ा है बैराम खां, ठीक है ना। इसका शासनकाल पूछा जाता है पेटीकोट सरकार का, जो 1560 से 1562 तक है। पेटीकोट सरकार क्या है कि देखो इसमें क्या कौन कौन है, पहले तो देखो अकबर पर महामनगा, ठीक है ना, जो इसकी दूध पिलाने वाली यानी कि दायमा कह सकते हो आप, जो इसको बचपन में दूध पिलाया करती थी, तो इसका प्रभाव था इसके ऊपर। इसके पुत्र, किसके? महामनगा के पुत्र आदम खां और पुत्री जीजी अनगा का प्रभाव रहा था 2 साल तक अकबर के ऊपर पूरा का पूरा, जैसे ये कहते वैसे ये करता था। तो इस काल को, ठीक है ना, इस काल को अतका काल भी कह दिया जाता है और पेटीकोट सरकार भी कह दिया जाता है। ये काल इसके लिए एक तरह से मतलब ये इनके कहने में ही चलता था अकबर। आगे बढ़े, अकबर के शासनकाल के प्रमुख युद्ध, ठीक है। वैसे तो अकबर के शासनकाल के युद्ध बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने मुख्य वो भी याद करने लायक आपके जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीजें शामिल की है। यदि ऐसे तो हल्दी घाटी पढ़ने चाहे तो 2 क्लास लग जाएगी, है ना। चलिए, मालवा का जो है 1561 बाज बहादुर इसमें पराजित हुआ। बाज बहादुर एक संगीतज्ञ भी था। गुजरात अभियान 1572 और 1573। अच्छा, 1572 गुजरात अभियान करके आता है जब भी पीछे पता चलता है वापस विद्रोह हो गया, तुरंत ही जो है द्रुत गति से वापस गुजरात अभियान किया जाता है। और ये सबसे तेज अभियान, मुगल साम्राज्य विस्तार के अंदर सबसे तेज अभियान, द्रुत अभियान माना जाता है। और जब गुजरात अभियान किया तब पहली बार अकबर ने समुद्र देखा कि वो क्या है, ये तो पानी, वो क्यों है क्या, और दरिया है कि ये समुद्र है। तब इसने पहली बार समुद्र देखा कि अच्छा समुद्र भी होता है क्या, ठीक है। तो ये 1572 और 1573।
फिर चित्तौड़ अभियान उदय सिंह के समय 1567-68 में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, कांधार विजय 1595 के अंदर, अहमदनगर 1595 से 97 तक प्रयास किए, लेकिन 97 के बाद में फिर इसमें विजय हासिल हुई और यह संघर्ष वैसे 1600 तक चला है, ठीक है ना, संघर्ष 1600 तक चला है। यहाँ पे ये पूछा जाता है चांद बीबी के कारण, चांद बीबी ने संघर्ष किया था, देखो चांद बीबी ने संघर्ष किया और 1599 के अंदर चीता खान ने बाद में चांद बीबी की हत्या कर दी थी। इन शॉर्ट बता रहा हूं मैं। अच्छा, यदि पूछे कि चांद बीबी कौन थी, तो बुरहान उल मुल्क की तो ये बहन थी और अली आदिल शाह की ये पत्नी थी चांद बीबी, ठीक है ना। चलिए, असीरगढ़ विजय, असीरगढ़ विजय यूं कहा जाता है कि ये इसकी अंतिम विजय थी, किसकी, अकबर की। 1601 में अंतिम विजय थी। कहते हैं कि सोने की चाबियों से इसके द्वार खुले थे, यानी कि चांदी का जूता मारा था, यानी कि रिश्वत दी थी किलेदार को, ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है। असीरगढ़ विजय 1601 अकबर की अंतिम विजय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर से संबंधित अकबर के समय के प्रमुख तथ्य। अच्छा, अकबर के समय ये चीजें पूछी जाती है कि इसने कौन से समय में क्या बदलाव किए, और काफी सारे प्रश्न यहां से बनते हैं, ठीक है ना। ये अकबर के काल में विशेष रूप से पढ़ा जाता है और पूछा भी जाता है। तो थोड़ा सा अपन नजर मारते हैं और आप लोगों के पास में एक अच्छा कंटेंट आ जाएगा। 1562 के अंदर दास प्रथा का अंत किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की और 1564 में जजिया की समाप्ति की। अच्छा, ये जो है ना, ये तीनों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों, क्योंकि अगर इनको पूछते तो इसमें ये कहीं ना कहीं पूछ ही लेते, और इन तीनों को याद करने के लिए ये थोड़ा सा याद रख लेना। एक शॉर्ट ट्रिक है, दा ती ज, ठीक है। दा का मतलब है दास प्रथा का अंत, ती का मतलब तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, और यानी जजिया की समाप्ति। जजिया सबसे पहले लेने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। अच्छा, जजिया जो गैर मुस्लिम होते हैं उनसे लिया जाने वाला धार्मिक कर है एक तरह का, जो जजिया कहलाता है। और उनमें बताते हैं कि पहले उसको पकड़ के कॉलर से और कहते थे, जिम्मी बोला जाता था उनको, ठीक है ना, जिम्मी बोला जाता था, और उनसे फिर कर लिया जाता था। बहुत सारे कर चलते थे उस समय, उस जजिया वगैरह खूब सारे कर चलते थे अलग अलग। 1564, अच्छा ये हो गया। 1575 में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की। भैया अपन पढ़ते हैं 5000 जात, 5000 सवार, ये सारे मनसबदारी दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। बहुत अच्छी तरीके से समझने की चीजें हैं, ये भी अलग अलग समय में अलग अलग पद्धतियां चली है इसकी। 1575 में ही इबादत खाने का निर्माण करवाया। 1578 के अंदर इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया कि सभी धर्म के अनुयायी जो है वहां आकर विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। और उसके बाद में धर्म संसद टाइप एक चीज होती है, जिसमें से अभी आगे पढ़ेंगे भी अपन कि कौन कौन से धर्म प्रचारक इसके समय यहाँ पे आए हैं। 1579 के अंदर मजहर की घोषणा की। अच्छा, मजहर एक ऐसा पत्र था, आदेश पत्र था, जिसके अंदर अकबर को सर्वश्रेष्ठ बता दिया गया कि अकबर जो कहे वो फाइनल है, ठीक है ना, धर्मों के अंदर सबसे बेस्ट कह दिया गया इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, धार्मिक मामलों में सर्वोच्च कह दिया गया। 1582 के अंदर दीन ए इलाही की घोषणा की, दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की। दीन ए इलाही के वैसे बताए जाते हैं कि इनके जो है 19 अनुयायी थे दीन ए इलाही धर्म के, ठीक है ना, और एकमात्र अनुयायी हिंदू अनुयायी महेश दास यानी कि बिरबल था, ठीक है। ये दीन ए इलाही धर्म की इसने शुरुआत की। 1583 में पशुवध पर रोक लगाया। 1588 में इलाही गज की शुरुआत की। ये कुछ चीजें हैं जो सीधी पूछी जाती है सन के आधार पे कि अकबर ने कैसे कैसे क्या क्या चलाया। इबादत खाने में आने वाले विभिन्न धर्माचारी, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना आपको, मतलब इबादत खाना क्या है, एक ऐसी जगह है जहां पे धार्मिक चर्चाएं होती थी और फिर वो विचार एक दूसरे के आदान प्रदान। चलिए, हिंदुओं के अंदर से पुरुषोत्तम और देवी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, पुरुषोत्तम और देवी पंडित। जैन के अंदर से, अच्छा ये हरि विजय की जगह हीर कर देना, ठीक है ना, हीर विजय सूरी, जीन चंद्र सूरी, विजय सेन सूरी और शांति चंद्र जैन संप्रदाय से। पारसी के अंदर से दस्तूर मेहरजी राणा और ईसाई धर्म के एक्वाबिवा, मोंसरेट और एरिक्वेंस, ये अलग अलग आए। इसमें से एक तो ये पारसी वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक अपने हिंदू वाला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अकबर के नवरत्न, पानी पी लूं क्या? नवरत्न कई बार पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के समय भी थे और अकबर के समय वाले तो वैसे सबको ध्यान रहते हैं।
क्या कि क्लास बहुत दिनों से आई है, लेकिन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अपर चैनल में जो क्लास आवे सब इंपॉर्टेंट ही आवे। कि सर आप तो हर क्लास के बारे में यही कहते हो कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं कहाँ। चलिए, अकबर के नवरत्न पूछ लिया जाता है कई बार, इसमें से सवाल बनते हैं। तानसेन कौन था? संगीतज्ञ था, ग्वालियर का रहने वाला था, रीवा ग्वालियर का। वास्तविक नाम इसका रामतनु पांडे था और यह पूछा जाता है कई बार। तानसेन जैसा संगीतज्ञ पिछले 1000 वर्षों में नहीं आया, ये कोटेशन किसने कहा? अबुल फजल ने। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कई बार पूछा गया और आगे कई बार पूछा जाएगा, तो बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। हालांकि अबुल फजल भी नवरत्न शामिल हो, ठीक है ना। अब्दुल रहीम खान खाना बैराम खां का पुत्र था, सलीमा बेगम इसकी मां थी, ठीक है ना। अकबर ने खाने खाना की उपाधि इसको दी थी, ठीक है ना। सेनापति था इसका एक। टोडरमल एक हिंदू राजा था। जैसे देखो, शेरशाह सूरी की 2 देन है बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो राजस्व प्रणाली और एक है ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड, ठीक है ना। ये 2 चीज टोडरमल शेरशाह टाइम में हो, शेरशाह के पास ही था, ठीक है ना। तो फिर बाद में जो है अपने यहाँ पे मुल्ला दो प्याजा। अच्छा, मुल्ला दो प्याजा जो है ना, प्याज रो घणो शौकीन हो, अनियन प्याज का शौकीन था, मुल्ला दो प्याजा ही नाम पड़ गया। खुद तो पाक कला का बहुत बढ़िया जानकार था, बहुत बढ़िया खाना बनाता, ठीक है ना। अकबर कहते हैं कि इसके हाथ का ही खाना पसंद करता था, बाकी पसंद ही नहीं करता। खुद बहुत बढ़िया खाना बनाता, 56 भोग बना देता, लेकिन खुद जब रोटी खाने की बात आती तो 2 प्याज से खा लेता था कि मुल्ला दो प्याजा। हकीम हुमाम शाही पाठशाला का प्रमुख था, हकीम हुमाम। मान सिंह सब जानते हो, हल्दीघाटी युद्ध आमेर से है। मान सिंह हल्दीघाटी युद्ध में सेनापति रहा और बहुत खास था। अकबर का फरजंद की उपाधि थी, यानी कि दत्तक पुत्र की उपाधि इसको दी थी। सबसे प्रसिद्ध सेनापति आमेर कछवा वंश से संबंधित है। अबुल फजल, अच्छा अबुल फजल और फैजी ये दोनों भाई थे, ठीक है ना। नागौर से, मूल रूप से नागौर के निवासी थे। शेख मुबारक खां के पुत्र थे। और अकबरनामा का ही भाग है आईने अकबरी। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की और अबुल फजल के तो कोटेशन बहुत सारे अपन पढ़ते हैं। अच्छा, अकबरनामा का ही तीसरा भाग आईने अकबरी है और आईने अकबरी के भी 5 भाग है। साहित्य में तो मुगल साहित्य में खूब है, ठीक है ना। तो अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की। फैजी अबुल फजल के भाई का नाम था। गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी अनुवाद किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। बिरबल, अच्छा बिरबल ने क्यों याद करा कि मतलब बहुत बुद्धिमत्ता री बात आवे तो बिरबल रो नाम आ जाया करे। और कहानियां भी पढ़ते हैं, अकबर बिरबल की कहानियां। अकबर पूछे सवाल, बिरबल दे जवाब। एक बार अकबर ने बिरबल को पूछा कि बताओ अपने राज्य में कितने कौवे? अब ये कोई सवाल है कि अपने राज्य में कितने कौवे हैं? बिरबल जैसा दिमाग वाला उत्तर भी देता है। बिरबल कहता है कि जहां पना अपने राज्य में 70,763 कौवे हैं। अरे, अकबर को आश्चर्य हुआ कि तुरंत ही जैसे ही सवाल पूछा बिरबल हाजिर जवाब था, वाकपटु था। तुरंत के 70,763 कौवे हैं। कैसे? यदि कम हुए तो कम हुए तो मान लो कि कोई कौवे अपने रिश्तेदारों के यहाँ बाहर राज्य में गए, और ज्यादा हुए तो मान लो कि दूसरे कौवे जो है अपने राज्य में आए हैं। हाँ, अकबर कहेगा भाई साहब तन क्यों नहीं पहुंच सके रहा, तू वास्तव में खोपड़ी है। तो बिरबल इसका वास्तविक नाम जो था वो महेश दास था। दीन इलाही धर्म ग्रहण करने वालों में ये एकमात्र हिंदू था। वाकपटु और चतुराई के लिए तो ये प्रसिद्ध था ही। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना, ये पूरे के पूरे आगे 9 नवरत्न अकबर के इसी स्लाइड पर आ गए हैं। अब अपन चलते हैं जहांगीर की तरफ, ठीक है। देखो वैसे तो मुगल यदि अकबर ही पढ़े तो अपने 4-5 क्लासें भी कम पड़ती है अकबर के लिए, लेकिन एक प्रयास कर रहा हूं मैं कि आप लोगों को इन शॉर्ट एक बेहतर कंटेंट आपको दिया जाए और अच्छी तरीके से याद भी करवाया जाए, ठीक है। चलिए, जहांगीर जो है 1605 से 1627 तक आपको ध्यान में रखना है। और वास्तविक नाम इसका सलीम था, ठीक है ना। वास्तविक नाम मतलब की पिक्चर है रे मुगले आजम री एड के जना देखियोड़ी, ठीक है ने। बिम वो कहवे भी अकबर तो मतलब 2 करोड़ बतायो बिम, और वो कहवे सलीम इस तरीके हूं। और वैसे सलीम को अकबर शेखू बाबा के नाम से पुकारते थे, ठीक है ना, शेखू बाबा कह दिया करते।
अकबर इसको शेखू बाबा कहता था। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में इनका जन्म होता है। किसका? जहांगीर का। शेख सलीम चिश्ती की आशीर्वाद से ही इसका जन्म माना जाता है। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में होता है। पिता अकबर और माता हरकाबाई। हरकाबाई की आमेर वाली। तो क्या सर जोधाबाई पिक्चर देखी? पिक्चर छो देखी, पिक्चर में थे कि भी देख सको। हरकाबाई है। जोधाबाई वैसे कोई थी नहीं, वैसे जोधपुर वाली जो रानी थी उसको जोधाबाई कह दिया जाता था, लेकिन जोधाबाई नाम के ऐसे नहीं, हरकाबाई ही थी। पत्नी नूरजहां। वैसे तो पत्नियां इनकी बहुत होती थी, लेकिन नूरजहां जिससे बाद में शादी की थी। नूरजहां तो खुद पहला पन्नी जोड़ी है और बाद में इसको पसंद आ गई थी, फिर इसने कई सारी साजिशें की वगैरह, तो बाद में इससे शादी की। मेहरुनिसा इसका मूल नाम था। अच्छा, एक नूरजहां गुट पढ़ने में आएगा या नूरजहां झुंटा कहा जाता है। अब ये वैसा ही चीज है कि जैसे पेटीकोट सरकार का प्रभाव रहा किस पर? अकबर पर। वैसे नूरजहां झुंटा का प्रभाव रहा था जहांगीर पर। यह भी एक गुट था जिसके अंदर नूरजहां स्वयं थी। नूरजहां के पिता एतमा उद्दौला थे, ठीक है, जिसको गयास बेग के नाम से भी जानते हैं। माता अस्मत बेग थी और भाई आसफ खां इसके अंदर शामिल थे। अच्छा, इसकी माता जो अस्मत बेग थी, इसने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया और पुष्कर मायन करियो, ठीक है ना। पुष्कर कट ज्यादा है, पुष्कर के गुलाब कट ज्यादा है, पुष्कर में ही है। खमनोर में चैती गुलाब ज्यादा है। तो ये यहाँ पे इसने किया और उस इत्र का नाम दिया था रोगन ए जहांगीर, ठीक है ना। तो ये गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार करने वाली अस्मत बेग थी। एतमा उद्दौला का मकबरा बहुत प्रसिद्ध है। इसके पिता थे नूरजहां के, गयास बेग कहते हैं, ठीक है। राज्याभिषेक। जहांगीर का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 को आगरा किले में हुआ और इसने स्वयं मुकुट पहन लिया था राज्याभिषेक में, किन्तु इंतजार नहीं करे। अच्छा, ऐसा का ऐसा एक विश्व के अंदर व्यक्तित्व हुआ जिसने भी स्वयं मुकुट लेकर पहन लिया था, जिसका नाम था नेपोलियन। नेपोलियन की तरह ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना, तो आपको याद रहेगा ये चीज कि इसने स्वयं मुकुट लेकर पहन लिया था। पूछ लेते हैं प्रश्न कई बार एग्जामिनर के, मुगल काल में ऐसा कौन सा शासक था जिसने स्वयं ही राज्याभिषेक के समय खुद मुकुट लेकर पहन लिया था। अच्छा, यदि बात करें अब विवाह की, ठीक है, जहांगीर। तो जहांगीर के देखो 2 जगह आप कंफ्यूज होते हो सबसे ज्यादा। एक मानबाई, इन्हें भी मानबाई कह दिया करे कई जगह, ठीक है, कई जगह आपको मानबाई लिखा मिलेगा, गलत नहीं है, सही है। समझने का अंतर है। कई बार अपन को लगता है ना सर फलानी जगह आ चीज गलत दी होड़ी, मेरे पास में कई सारे कमेंट वगैरह आते हैं। अच्छा, तो देखो एक तो ये चीज एक यहाँ पे क्लियर करूं मैं, आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं चाहे कोई भी है, अपनी सोच क्या होती है विद्यार्थी की, आम सोच है मैं बता रहा हूं, यदि आपकी जगह मैं होता मेरी सोच भी होती है। अपनी सोच ये होती है कि अपन ने कहीं एक जगह पर यह चीज पढ़ी थी, उसके बाद में अपन को चाहे कोई अच्छी तरीके से दी है, व्यवस्थित तरीके से दी है, लेकिन फिर भी अपन ने जो पहले पढ़ा था वो अपने दिमाग में क्लियर है, तो उसके बाद में अपन कोई पढ़ते हैं अपने दिमाग में सीधी मेंटेलिटी आती है ये गलत है, ये गलत दे रखा है, पहले पढ़ा हुआ वो गलत नहीं मानते। जबकि करना ये चाहिए विद्यार्थियों को कि जो आपने पढ़ा है, अब मान लीजिए मैं मेरी पुस्तक की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी पुस्तक, ठीक है, मान लीजिए आपके सामने कोई दूसरा फैक्ट आता है, उसी तो उसको पहले तो पूरी उसकी लैंग्वेज पढ़ो कि इसमें क्या लैंग्वेज है, यदि इसका उत्तर इसमें ये बता रखा है और वहां वो बता रखा था तो कारण क्या है, कारण क्या है। उसके बाद में आप अपने लेवल पे देख सकते हो। देखो उत्तर बदलने के 2-3 कारण होते हैं। एक तो इतिहासकारों के अंदर खुद में मतभेद होता है, दूसरा अलग अलग पुस्तकों में, ऑथेंटिक की बात कर रहा हूं, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग स्रोत दे रखे होते हैं, ठीक है। तीसरा कि कहीं ना कहीं वो प्रश्न आयोग द्वारा कहीं ना कहीं पूछा गया है और आयोग ने वो माना है, ठीक है ना। ये 2-3 कारण होते हैं कि आपको उत्तर कहीं पे चेंज होता है। ऐसे में यदि आप तो देखो 3 लाख से अधिक हो, ऐसे में यदि आप सभी सोचो कि मैं एक एक विद्यार्थी को पूछूं कि हाँ, क्योंकि हर विद्यार्थी को कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता है, ठीक है, चाहे क्लास से रिलेटेड हो, चाहे बुक से रिलेटेड हो, चाहे टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो, तो विद्यार्थी सोचते हैं कि सर खुद हमको बताए, तो एक एक को बताना संभव नहीं हो पाता है। यदि देखो अभी अपने पास में आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, मैं इसको तहे दिल से मानता हूं कि आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हो और मैं कोशिश भी ये करता हूं कि आपके कंफ्यूजन किसी तरह का नहीं रहे, लेकिन अपना प्लेटफॉर्म कैसा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पूरी तरीके से ऑनलाइन है। अपन कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि ऑफलाइन या इस माध्यम से अपन अपनी सेवाओं को बढ़ाएं कि विद्यार्थियों के डाउट भी क्लियर किए जाएं, लेकिन अब भी अपन इस स्थिति में नहीं है कि विद्यार्थियों के डाउट सीधे ही अपन जैसे कोई डाउट किसी के दिमाग में आया और क्लियर कर दिया। आने वाले समय में हो सकता है उसमें समय लगे, 1-1.5 साल 2 साल का समय लग सकता है। आने वाले समय में अपन ऐसी कोशिश करेंगे, भगवान ने चाहा तो,
कि विद्यार्थियों को जैसे पूरा कंटेंट वगैरह सब कुछ मिल रहा है, लेकिन यदि कहीं विद्यार्थियों का डाउट है तो उससे संबंधित अपन एक पैनल बनाए और एक पैनल के माध्यम से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, उसमें भी कोई शुल्क वगैरह नहीं रखा जाएगा। मेरी सोच है, ये एक आम सोच है कि विद्यार्थी कंफ्यूज है तो क्यों है, उनकी शिकायतों को व्यवस्थित तरीके से दर्ज करा जाए और उसके बाद में उनका समाधान किया जाए। अभी अपन इस सिचुएशन में नहीं है कि 3 लाख से अधिक विद्यार्थियों की शंका का समाधान मैं कर सकूं, क्योंकि यदि मैं वो करने बैठूंगा तो मैं यहाँ पे क्लासेस नहीं दे पाऊंगा। तो एक जो होती है शंका का समाधान आप अपने लेवल पे करें। कहीं भी कोई चीज जैसे आपको कहीं ना कहीं डाउट रहता है, कोशिश यही होती है कि 99% आपके डाउट नहीं रहे, लेकिन देखो 1% कहीं ना कहीं रह भी जाता है, ठीक है ना। उसका कारण मैंने ये बता दिया, तो उसका समाधान अपने लेवल पे करें, ठीक है ना। आप खुद छात्राध्यापक और आप शिक्षक बनने की ओर बढ़ रहे हो, आप खुद सक्षम हो, आत्मनिर्भर हो, तो इसका समाधान थोड़ा सा अपने लेवल पे करने की कोशिश किया करें। और आने वाले समय में यदि ऐसा हुआ तो मैं आप लोगों को इस तरह की सुविधा प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा जरूर, जब समय लग सकता है, लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि ऐसा भी कुछ किया जाए, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा उसको ध्यान रखा करें। अच्छा, अब कंफ्यूजन की बात करें, एक मानबाई एक जगत गोसाई, ठीक है, वैसे इनका नाम भी मानबाई कई जगह आता है। मैं यहीं पे कंफ्यूजन आपका क्लियर करना चाहता हूं। दोनों से विवाह किया जहांगीर ने। ये मानबाई थी आमेर की, ठीक है, और इसका नाम भी कई जगह मानबाई मिलता है, ठीक है ना, गलत नहीं मिलता है, सही है। राजपूताना के अंदर ज्यादातर बड़ी बेटी का नाम मानबाई दे दिया जाता था, तो इसलिए मिलता है ये नाम भी। इसका नाम जगत गोसाई, ये जोधपुर की है, ठीक है। अब इस मानबाई का उपनाम शाह बेगम था, ठीक है, और इस मानबाई या जगत गोसाई का उपनाम मल्लिकाए जहां था। बिल्कुल अच्छी तरीके से ठोक बजा के दिया हुआ है, आप आराम से इसको याद करें और ये सही है बिल्कुल, ठीक है। कहीं कुछ भी लिखा हुआ है लेकिन ये पूरा चेक करके दिया हुआ है, तो कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको नहीं है। इससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ, कौन सी आमेर वाली से पुत्र उत्पन्न हुआ, वो खुसरो था, यानी कि मान सिंह का भांजा था, ठीक है ना। इससे उत्पन्न हुआ पुत्र खुसरो था, जो बहुत सुंदर, मुगलों के अंदर सबसे सुंदर राजकुमार हुआ खुसरो, लेकिन इसको बेहद दर्दनाक और बुरी मौत मिली थी बाद में। कारण क्या था कि शासक बनने का इच्छुक था, बस यहां पे यही चला है सब। और ये इसका पुत्र जो था खुर्रम था, जो बाद में आगे जाकर शासक बना शाहजहां के नाम से, ये था, ठीक है ना। और बाद में शाह बेगम जो है जहांगीर से परेशान होकर खुद भी आत्महत्या कर लेती है, ये चीज है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है और इसको अपन ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। जहांगीर ने आगरा के शाहबूज में न्याय की जंजीर लगवाई। अच्छा, इस जहांगीर को विद्वान शराबी भी कह दिया जाता है। देखो, एक तो शराब का शौकीन लेकिन न्यायप्रिय था, ये शराब का शौकीन था लेकिन न्यायप्रिय था, तो न्यायप्रिय होने से तो विद्वता हो गई, विद्वान हो गया, और शराब का अति शौकीन था तो फिर विद्वान शराबी के नाम से जाना गया। अच्छा, न्यायप्रिय होने के कारण इसने क्या है, शाहबूज के अंदर एक जंजीर लगवाई थी, कोई भी जाकर वहां से न्याय की गुहार कर सकता था, ठीक है ना। शासक बनते ही 12 घोषणाएं की, आईने जहांगीरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, बहुत सारी इसके अंदर घोषणाएं थी, ठीक है ना। तो ये जहांगीर के अंदर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फिर खुसरो का देखो चाहत थी शासक बनने की, तो खुसरो एक तो अजीज कोका, एक मान सिंह, इनका सबका साथ लिया था, और खुसरो का साथ देने के कारण अर्जुन देव से, गुरु अर्जुन देव से भी इन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया, और गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद प्राप्त किया, और गुरु अर्जुन देव को इसी कारण जहांगीर ने मृत्यु दंड दे दिया, ठीक है ना। और जहांगीर के समय 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई। अच्छा, इसकी बात करें, यहाँ पे अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया, बाद में खुसरो को भी मरवा दिया, और जब खुसरो को मरवाया तब जहांगीर कहता भी है कि भाई राज व्यवस्था में कोई रिश्तेदारी नातेदारी की नहीं है, ठीक है, नहीं, ऐसा लोग कहता भी है। अच्छा, अर्जुन देव को मृत्युदंड दिलवा दिया। 10 गुरु हुए सिखों के अंदर। अच्छा, गुरु नानक से शुरू होते हैं, इसकी भी एक ट्रिक है, मैं बताऊंगा कभी आपको समय मिला तो। ना अंग अमर हुआ राम अर्जुन, हर हर हरि ते गोविंद। अब मैं ऐसा है कि मैं तो भाई ट्रिक्स में जीने वाला हूं, मेरे को काफी सारे, मतलब मेरे लिए आसान हो जाता है याद रख पाना, कि मंदबुद्धि बालक नहीं, ये तो मतलब सीधो याद नहीं रहे, तो मैं कह ट्रिक थोड़ी कर दिया करूं। और काफी सारी ट्रिका आजकल विद्यार्थियों ने भी बनानी सिखा दी है और विद्यार्थी याद भी कर ले। तो ना अंग अमरुआ राम अर्जुन हर हर हरि ते गोविंद, याद रखियो, सवाल गलत नहीं हुआ, दैड मिट्टी भाई। एक ट्रिक याद रखी, सवाल तो गलत नहीं हुआ, जिंदगी भर ही गलत नहीं हुआ, चाहे कहीं भी एग्जाम देदा,
तो ये कभी आपको दे दूंगा मैट्रिक अगर ऐसा हुआ तो। जहांगीर के समय 1615 में राणा अमर सिंह थे, इन्होंने संधि कर दी, और करण सिंह राजकुमार थे उस समय। बाद में अमर सिंह को बहुत सारी ग्लानि महसूस हुई तो फिर राजकाज छोड़कर चले गए थे। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो जहांगीर के काल में भारत आते हैं, ठीक है ना, ये पूछा जाता है कई बार। थॉमस रो ने जनवरी 1616 के अंदर अजमेर में मैगजीन दुर्ग के अंदर, जिसको अकबर का किला कहा जाता है, उसमें जहांगीर से मुलाकात की और व्यापार की अनुमति प्राप्त की। ये सारा जहांगीर के समय है। जहांगीर की मृत्यु 1627 में लाहौर में हो जाती है, और लाहौर के शाहदरा में जहांगीर का मकबरा भी है, ठीक है। जहांगीर ने मराठों के महत्व को समझकर उन्हें सबसे पहले मनसबदारी में शामिल किया, यानी कि शामिल करने वाला सबसे पहले मराठों का महत्व समझने वाला कौन था? जहांगीर था, और मनसबदारी के अंदर शामिल किया। और मराठों से संघर्ष वगैरह ये सब जो है बाद में औरंगजेब के समय बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि उस समय मराठे बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके थे। इसके समय भारत में तंबाकू की खेती आरंभ हुई। शाही आदेशों पर जहांगीर के साथ नूरजहां की मुहर लगती थी। नूरजहां का प्रभाव बहुत ज्यादा था, तो नूरजहां की मुहर जो है शाही आदेशों पर इसके लग गई। नूरजहां तो झरोका दर्शन भी देती थी, बहुत सारी चीजें नूरजहां से संबंधित, ठीक है ना। मेहरुनिसा जरूर याद रखना उसका नाम। और मुमताज महल जो थी ना, उसका नाम था अर्जुमन मानो बेगम, आगे आएगा अभी। हाँ, शाहजहां आ भी गया, ठीक है। चलिए, शाहजहां 1627 से 1658 ध्यान रखना है। जन्म लाहौर के अंदर, बचपन का नाम खुर्रम था, पिता जहांगीर, माता जगत गोसाई जोधाबाई, ठीक है। विवाह मुमताज महल से, जिसे अर्जुमन मानो बेगम के नाम से जाना जाता है। इनकी 14 संतानें हुई, ठीक है ना। और ताजमहल आपको पता है मुमताज महल के याद में बनाया गया। पुत्र के अंदर यदि देखा जाए तो दारा सिको सबसे बड़ा वैसे पुत्र माना जाता है, औरंगजेब, शुजा, मुराद। और पुत्री के अंदर, अच्छा 14 में से फिर 7 संतानें मर भी गई, 7 जीवित रही, ठीक है ना। दारा सिको, औरंगजेब, शुजा और मुराद। और पुत्री के अंदर जहां आरा, रोशन आरा, गोहर आरा, ठीक है ना, ये रही। अब जैसे उत्तराधिकारी संघर्ष आएगा ना आगे औरंगजेब वाला, उसके अंदर ये सारे पढ़ने में आएंगे। राज्याभिषेक दावर बख्श को मारकर, अच्छा दावर बख्श को बलि का बकरा भी कहा जाता है, ठीक है ना, सौतेला भाई था इसका। तो इसके बाद में इसको दावर बख्श को यहाँ पे इनके जो पीछे सामंत हुए, उन्होंने यहाँ पे शासक राज्याभिषेक कर दिया। तो सबसे पहले दावर बख्श को मारता है ये, और उसके बाद में गद्दी को हासिल करता है। इसीलिए बलि का बकरा कहा जाता है दावर बख्श को, ठीक है। A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। जहांगीर का जो काल था ना, जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। और जहांगीर खुद भी, आप अपन जो कल वाली क्लास पढ़ेंगे उसमें चित्रकला से संबंधित है, आएगा चित्रकला, संगीत कला, साहित्य वगैरह। जहांगीर खुद भी कहता है कि कौन से चित्रकार ने, कौन से एक चित्र के अंदर यदि 10 चित्रकारों ने काम किया है तो मैं उसमें से बता सकता हूं कि कौन से चित्रकार ने कौन से भाग की चित्रकारी की है। इतना ये जहांगीर पारखी था। और इसके समय चित्रकला का स्वर्ण युग था। शाहजहां के समय मुगल स्थापत्य का कह सकते हो, मुगल काल का भी स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के समय। 1628 में वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह बुंदेला ने विद्रोह किया। और वीर सिंह बुंदेला जो है अबुल फजल को मृत्यु होती है अबुल फजल की, उसको मारने वाला वीर सिंह बुंदेला, ठीक है। तो जुझार सिंह बुंदेला ने विद्रोह इसके समय किया। शाहजहां ने सिजदा और पैबोस, ये प्रथाएं हैं, सिर झुकाकर अभिवादन करना वगैरह, ये सारी प्रथाएं अकबर के समय ये शुरू हुई थी। तो सिजदा और पैबोस को समाप्त कर चहार तस्लीम प्रथा शुरू की। किसने? शाहजहां ने। कि समाप्त किसने की? शाहजहां ने की है, ये ध्यान रखना। इसने दिल्ली में दारुल सफा अस्पताल बनवाया और इसने रावी नहर, एक तो रावी नहर बनवाई और एक नहर ए बहित, हालांकि फिरोज खां तुगलक जो था उसके द्वारा बनाई गई नहर की मरम्मत करवाई थी, वही इसकी नहर ए बहित कहलाई। तो नहर ए बहित यानी कि मुगल काल में यदि पूछे कि नहरों का निर्माण किसने करवाया तो आपको शाहजहां का याद रखना है। अच्छा, स्थापत्य के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट शाहजहां ने ही लिया था, लेकिन शाहजहां का अंत बुरा हुआ था, ठीक है ना। मौसम बुर्ज के अंदर खुद को ही खुद के महल में बंदी बनाकर रखा गया, बहुत बुरा अंत था। उत्तराधिकारी संघर्ष, अच्छा शाहजहां के अंतिम समय में उत्तराधिकारी संघर्ष बहुत देखने को मिला, क्योंकि 4 देखो पुत्र, देखो एक तो बेटा, कई जना क्या पुत्री वाली सोच होती है, बेटा बेटी वाली सोच, कई जना क्या बेटा वया नहीं तो हो रहा। इन 4 बेटा तो भी दोरो उगो, तो एडकी नहीं है, ठीक है, कि पुत्रियां
बेटे हो तो ही हमारा बुढ़ापा अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को घोषित किया। दारा शिकोह है ना, लघु अकबर के नाम से जाना जाता था। इसको क्या कहा जाता था? लघु अकबर। ये विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था, ठीक है ना। मुगल राजकुमारों में या मुगल शासकों में सबसे विद्वान जो था दारा शिकोह था, ठीक है। शाहजहां वो जहां आरा वैसे इनकी सबसे बड़ी पुत्री थी। अच्छा, इस उत्तराधिकारी संघर्ष में जो पुत्रियां थी वो किसकी तरफ थी? यदि पूछ ले तो बहुत स्तरीय सवाल होगा। अच्छा, ये पूछ ले तो ध्यान रखना कि जहां आरा ने दारा शिकोह का साथ दिया, दारा शिकोह के पक्ष में थी। रोशन आरा ने औरंगजेब के पक्ष में थी। और गोहर आरा या गोहन आरा कह दो, गोहर आरा जो थी वो मुराद के पक्ष में थी। तो देखो याद कैसे रखोगे? याद रखना, एक तो जर्दा बहुत बुरी चीज है, खाने के लिए याद नहीं रखना है, लेकिन याद रखने के लिए याद रखना है जर्दा। ज से तो ध्यान रखना कि जहां आरा, और दा से याद रखना है दारा शिकोह। जहां आरा ने दारा शिकोह का बड़े दोनों बड़े बड़े थे। जहां आरा सबसे बड़ी पुत्री थी, दारा शिकोह भी बड़ा था, तो जर्दा, ठीक है। यहां याद रखना ओरो नाम का ओरो कार्टून आता था कि जोरो आता था, शायद एक कार्टून आता था, तो जेड बनाता था ना वो, मैं देखी ओड़ो गणो, तो जोरो ही था शायद वो। तो यहां पे अपने क्या याद रखना है? ओरो, जर्दा, ओरो। और यहां पे क्या करना याद रखना है? गुड मॉर्निंग। क्या याद रखना है? गुड मॉर्निंग। तो एम से ये और गो से याद रखने का एक तरीका है। यदि सीधो याद रह जाए तो थाने एट्रिक की जरूरत पड़े कौन। यदि याद सीधो नहीं रहे, कंफ्यूजन हो रही है, तो थारे अट्रिक काम आई कि सर गुड मॉर्निंग थे बताए ना, पूछ लो। मान लो कि प्रश्न वहां पे बना एग्जाम में और गोहन आरा ने किसका साथ दिया, या आया, तो गुड मॉर्निंग याद नहीं रहेगी, याद रह जाए आरो में, याद रहे, जर्दो याद नहीं रहेगी, जहां आरा ने दारा शिकोह का दिया, और याद नहीं रहेगी, बस औरंगजेब ने, रोशन आरा ने औरंगजेब का साथ दिया। तो यही तो तरीके हैं बस। अच्छा, बात करें तत्कालीन स्थिति क्या थी कि कौन कहां था। एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, जिसको शासन चाहिए होता है ना, जो मतलब बहुत छटपटाता है फटाफट कि भी कई जना था देख जो कि कोई वैकेंसी आवे ना, पहले दिन ही फॉर्म भरने दौड़े, और पहले दिन फॉर्म भरते ही उनकी बहुत सारी गड़बड़ भी हो जाती है आधी जानकारी। तो जो पहले ही छटपटाता है उसके साथ में कुछ ना कुछ बुरा होता है, और जो शांत धैर्य रखकर बैठा है, यानी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है, वही चीज यहाँ पे है। कैसे है कि सूजा ने बंगाल में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया, ठीक है, शाह सूजा जो था उसने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। मुराद ने गुजरात में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया, इसने बंगाल में किया, इसने गुजरात में कर दिया। भाई ये बीमार हुआ, शाहजहां बीमार हुआ, सूजा कह मैं बादशाह, मुराद कहे मैं बादशाह, औरंगजेब चुपचाप बैठो, औरंगजेब की नहीं करियो, औरंगजेब शांत रहा। यह दक्कन का सूबेदार था और दारा शिकोह पंजाब का सूबेदार था, ठीक है। दारा शिकोह को तो शाहजहां ने उत्तराधिकारी घोषित कर ही रखा था, दारा शिकोह के तो बोलने का काम ही नहीं था। औरंगजेब भाई साहब वो सालो बैठो कि अपार बोलनो है कौन के ए उचलन दो, अंत में वो प्लानिंग बना है। अब देखो उत्तराधिकारी युद्ध होते हैं। उत्तराधिकारी युद्ध में आपको वैसे मुख्य 4 युद्ध ही है, लेकिन 5 याद रखने। अब यहां पे भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहां पे मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है। टाइम के हो रहे, घड़ी भी डिस्चार्ज होगी, ठीक है। उत्तराधिकारी युद्ध की ट्रिक है बांध साख देवरानी। देखो जेठानी है, यानी कि जेठानी पहला ससुराल आयोड़ी है, अब देवरानी है, देवरानी साख बनानी बहुत जरूरी है ससुराल के मायने। तो बांध साख देवरानी ये याद रखना है। उत्तराधिकारी संघर्ष के युद्ध में बांध साख देवरानी। सबसे पहले बांध में याद रखना, सबसे पहला बहादुरगढ़ का, ब से बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ है। द से आपको याद रखना है धर्मत का युद्ध हुआ है। सा से याद रखना है सामूगढ़ का युद्ध हुआ है। ख से याद रखना है खजुआ का युद्ध हुआ है। और देव से याद रखना है देवराई या दोराई का युद्ध हुआ है। तो याद रह सकता है आराम से, बांध साख देवरानी। मुश्किल थोड़ी है, बांध साख देवरानी, भाई देवरानी साख बांधने रखी हो तो कोई गलत थोड़ी है, बांध साख देवरानी। चलिए अब बात करते हैं पहला युद्ध जो बहादुरगढ़ का युद्ध है। यह हुआ है शाह सूजा और शाही सेना। अच्छा, शाही सेना जहां जहां है वो समझना दारा शिकोह की सेना है,
क्योंकि दारा सिको को शाहजहां ने उत्तराधिकारी घोषित किया ही है, तो वो शाही सेना है, ठीक है ना। तो शाही सेना और शाह शुजा के बीच में सब पहला पहला युद्ध हुआ। फरवरी 1658 में शाही सेना विजयी, जीत गई शाही सेना यानी शाहजहां वाली सेना, ठीक है, दारा सिको वाली सेना। शाह शुजा पराजित, भाग जाता है वहां से। धर्मत का युद्ध, बांध साख था ना, ध आ गया, ध से धर्मत का युद्ध, अप्रैल 1658 के अंदर धर्मत का युद्ध होता है। अच्छा, औरंगजेब क्या करता है, मुराद को अपनी साइड मिला लेता है प्लानिंग करके। तो औरंगजेब और मुराद की ये संयुक्त सेना है, ठीक है ना। और बाद में पूरा युद्ध जीत मुराद ने ठिकाने लगा दे। संयुक्त सेना, ठीक है, इनकी संयुक्त सेना और शाही सेना में कौन लड़ने गए, जसवंत सिंह और कासिम खां, ठीक है ना, शाही सेना की तरफ से। और औरंगजेब से ये हारे, जसवंत सिंह और ये हारे, वहां पे इनकी हुई पराजय हुई। अप्रैल 1658 धर्मत का युद्ध, जसवंत सिंह लड़ने गया था यहां से। अच्छा, इसमें जो पहले वाला था ना, इससे कट गयो ओ शाह शुजा, इम शाही सेना तरफ से मिर्जा जय सिंह लड़ने गए हुए, ठीक है ना, मिर्जा जय सिंह, वो ध्यान रखियो, ठीक है। हाँ, जसवंत सिंह वाले में तो यहां से ये हार गए। फिर बाद में जसवंत सिंह जी यहां से जाते हैं जोधपुर, जसवंत सिंह जी में हुई भूंडी गणी। जसवंत सिंह जी पहुंचे जोधपुर, और जोधपुर में या तो रानी महामाया कह दो या रानी जसवंत दे कह दो, ठीक है, नहीं अड्डा ही कौन खोले, चित्तो मतलब दुर्ग के, मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे ही नहीं खुले। जसवंत सिंह जी कह रहा मैं हूं, मैं के मैं हूं साहब, साहब कहना साहब, ते युद्ध में हारन आया हो कि जो शासक होते हैं या तो जीत के आते हैं या फिर वो खेत आ जाते हैं, यानी कि वहां पे शहीद हो जाते हैं। तो हार आया हो थे कड़ा साहब, तो वहां पे फिर वो दरवाजे नहीं खोलती। फिर बाद में इनकी जो जसवंत सिंह जी की माँ होती है वो कहती बेटी खोल दे, और लई आयो है दकी युद्ध में जो है हालत खराब हुई। फिर बाद में जो है ये इनको खाने के पात्र वगैरह, बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं कि पात्र खाने के, जो इनके चांदी के पात्र होते हैं वो देते ही नहीं है, लकड़ी के पात्र में, और ऐसे खाना दिया जाता है ताकि इनको पता चले कि युद्ध भूमि से ऐसे नहीं लौटा जाता है। तो ऐसी चीजें यहाँ पे हुई थी, ठीक है ना। शाही सेना पराजित हुई। सामूगढ़ का युद्ध होता है मई 1658 के अंदर। इसमें भी इनकी संयुक्त सेना है, औरंगजेब और मुराद की, और शाही सेना है यहाँ पे, दारा शिकोह आता है लड़ने के लिए। शाही सेना हो जाती है पराजित, ठीक है ना, शाही सेना पराजित होती है। और इसके बाद में ये मुराद को भी ठिकाने लगा देता है, कौन, औरंगजेब। फिर देखो चौथा युद्ध आपको याद रखना है, खजुआ का युद्ध, जनवरी 1659 के अंदर, जिसमें औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य होता है। क्योंकि शाह शुजा पहले भाग गया था, तो फिर बाद में ठिकाने तो लगाना पड़ेगा इसको भी, नहीं बाद में उतर आई कि मैं जिंदू हाल। तो फिर बाद में इसका, औरंगजेब का और शाह शुजा का युद्ध होता है। औरंगजेब विजयी होता है और शुजा फिर से भाग जाता है, कहां, बर्मा भाग जाता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हो गया निपटारा। फिर होता है देवराई का युद्ध, अप्रैल 1659 के अंदर देवराई का युद्ध होता है, औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य अंतिम रूप से, दारा सिकोह अंतिम रूप से यहाँ पे पराजित होता है। दारा को बंदी बना लिया जाता है। बाद में जो है न्यायाधीश इनके जो है न्याय करते हैं कि दारा जो है इसने धर्म का विरोध किया है और ये और वो, और फिर सजा दी जाती है। और दारा को बताते हैं कि इसके ही हाथी के द्वारा कुचलवा दिया जाता है, दारा के हाथी के द्वारा कुचलवा दिया जाता है। और जब दारा को सजा दी जाती है तो बारिश, बिजली, तूफान वगैरह सब होता है, क्योंकि दारा एक विद्वान था। तो कहते हैं कि प्रकृति भी इसके खिलाफ थी इस निर्णय के, लेकिन फिर भी जो है दारा सिकोह को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसका पुत्र था सुलेमान सिकोह को भी मार दिया जाता है, और एक और सुलेमान सिकोह को भी मार दिया जाता है, और इनको मतलब धीमा जहर वगैरह दिया जाता है। ये चीजें, दारा को मृत्युदंड दे दिया, औरंगजेब शासक बन गया, ठीक है। अब आवा आपा औरंगजेब के, ठीक है नहीं, अब पढ़ते हैं औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब पढ़ेंगे अपन सिर्फ आज, क्योंकि यही है मैन, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये मैन यही है। फिर बाद में तो छोटे मोटे शासक है, वहां से बहुत कम प्रश्न बनते हैं। एक बहादुर शाह जफर से बन जाते तो वो 1857 की क्रांति के बनते हैं, ये है, ठीक है ना। फिर अपन चलेंगे कहाँ, इसके बाद में अपन चलेंगे स्थापत्य कला, चित्रकला, नृत्य कला, वहां से प्रश्न बनते हैं। फिर तो एक क्लास उसकी देंगे अपन, और उसके बाद में वो क्लास भी आ जाएगी कल, हाँ कल ये भी आज शाम को मिलेगी ना आपको, तो वो भी कल शाम को ही मिलेगी। फिर वो क्लास आ जाएगी, और उसके बाद में फिर आपको दिसंबर का करंट अफेयर्स, फिर अपन छोट मोट क्लासें निपेट कर और राजस्थान इतिहास में घुस जाएंगे। औरंगजेब 1658 से
7 तक, जन्म 1618 में। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। प्रथम राज्याभिषेक जुलाई 1658 के अंदर और द्वितीय राज्याभिषेक जून 1659 के अंदर। ठीक है ना, ये पूछा भी जाता है कौन सा शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, उपाधियां, बहादुर, बहादुर की उपाधि इसको किसने दी थी? बहादुर की उपाधि जहांगीर ने, शाहजहां ने दी थी। ठीक है ना, किसने दी? शाहजहां ने दी। शाहजहां ने बहादुर की उपाधि दी। आलमगीर की उपाधि, शाही दरवेश और जिंदा पेर, ये सारी उपाधियां औरंगजेब की दी। पत्नी इसकी, वैसे तो पत्नियां बहुत थी, लेकिन दिलरास रानो बेगम, ठीक है ना, रबिया उद दौरानी कहा जाता है जिसे, तो दिलरास रानो बेगम इसकी प्रिय थी। और यह बताया जाता है कि ये अपनी इस रानी से, इस बेगम से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। और इसके लिए इसने औरंगाबाद के अंदर, मतलब इसका रबिया उद दौरानी का मकबरा भी बनवाया, जिसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। हालांकि यह भी कह दिया जाता है कि मुगल स्थापत्य की फुहड़ कलाकृति भी कह दिया जाता है इसे, कहते हैं कि ताजमहल की फुहड़ नकल की है इसने, ऐसा भी कहते हैं। ठीक है ना। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, मतलब थान कटी तोड़ा फोड़ा वगैरह मिला नहीं क्या कि मुगल शासक जो गया हिंदू और मंदिर तोड़ाया या पाठशालाओं तोड़ाई या कटे तोड़ा फोड़ा रहा आदेश किया, सब तोड़ा फोड़ा काम जो है वो तोड़ो फोड़ो आंदोलन ये औरंगजेब द्वारा ही किए गए हैं। ठीक है ना। तो 1669 के अंदर एक बनारस की घोषणा भी की जिसके अंदर हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने के आदेश दिए। और इसी के तहत आपको पता है उस समय राज सिंह जी के समय वो सिंहाड़ में मूर्तियां वगैरह लेकर आते हैं वो सारे वृंदावन से वगैरह ये सब। तो फिर ये इसके तोड़ो फोड़ो आंदोलन के कारण ही वहां से हिंदुओं की सारी मूर्तियां अच्छे जो समृद्ध शासक थे वहां पे वो लेकर जाते हैं लोग। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। ये भी देखो, एक फैक्ट ये भी है, एक तो क्या है तोड़ो फोड़ो आंदोलन करता है, दूसरी तरफ सर्वाधिक हिंदू मनसबदार यदि किसी मुगल शासक के समय थे तो वो औरंगजेब था। और इसके समय में कितने थे? 33% हिंदू मनसबदार थे। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। 1679 में इसने पुनः जजिया लागू कर दिया, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। अच्छा, 1678 के अंदर जब जमरूद में जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तब इसकी मृत्यु पर औरंगजेब कहता है, क्या कहता है? कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। और कुफ्र का मतलब क्या होता है? धर्म विरोधी। क्या होता है? धर्म विरोधी। क्या आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। तो जसवंत सिंह जी की मृत्यु कहां होती है? जमरूद, अफगानिस्तान में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के समय बुंदेला और जाटों के विद्रोह हुए। ठीक है ना। बुंदेला इनकी राजधानी जैसे ओरछा उस साइड वहां पे, तो इनके ज्यादा विद्रोह हुए। जैसे बुंदेला विद्रोह के अंदर मधुकर था सबसे पहले। बुंदेला विद्रोह यदि देखा जाए इसके समय तो मधुकर शाह, फिर चंपतराज और छत्रसाल, बाद में छत्रसाल, इन सभी शासकों ने विद्रोह किया है। जाटों के अंदर देखें तो गोकुला से शुरू होते राजाराम चूड़ामन आदि इन्होंने विद्रोह किया है। अच्छा, भरतपुर के अंदर जाट साम्राज्य स्थापना करने में भी चूड़ामन का हाथ है। राजाराम जाट जो था इसमें से उसने सिकंदरा के अंदर जो अकबर का मकबरा है उसमें से हड्डियां निकालकर जला दी। किसकी? अकबर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस जाट शासक ने अकबर के मकबरे से हड्डियां निकालकर जला दी? राजाराम जाट। ठीक है ना। औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड भी दिया। प्रसिद्ध जलपोत गंज ए सवाई, यानी कि इसकी जल सेना जो थी वो बहुत मजबूत थी। किसकी? औरंगजेब की। प्रसिद्ध जलपोत गंज ए सवाई औरंगजेब के जहाजी बेड़े में शामिल था। औरंगाबाद में रबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया जिसे बीबी का मकबरा या दक्षिण का ताजमहल भी कह दिया जाता है और मुगल काल के फुहड़ कलाकृति भी कह दिया जाता है। ये था आपके औरंगजेब के बारे में इन शॉर्ट। अच्छा, इसके समय ही औरंगजेब के समय जैसे कि पुरंदर की संधि है, शिवाजी, मराठों से संघर्ष, ये सारी चीजें औरंगजेब के समय ही देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो वैसे तो बहुत सारी डिटेल होती है लेकिन इन शॉर्ट अपन ने कोशिश किया कि आप लोगों को एक रिवीजन भी हो जाए और बहुत सारी अच्छी चीजें याद भी हो जाए कि याद कैसे करनी है। अब जैसे आप उत्तराधिकारी युद्ध बहुत समय से रट रहे थे लेकिन यहां पे अब आपको रटने की आवश्यकता इतनी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्या करना है? देवरानी को साख बंधानी है, बांध साख देवरानी। इस तरीके से आपको रटना नहीं पड़ेगा, काफी सारा इजी हो जाएगा। जर्दा वगैरह बहुत सारी ट्रिक ऐसी बताई है जो बिल्कुल ही आप लोगों के फेमिलियर है, तो आप लोगों के लिए आसान हो जाए। और आप लोगों का विश्वास भी यही है मेरे प्रति। बहुत सौभाग्यशाली हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों का विश्वास हासिल करने को मिला और इतने सारे विद्यार्थियों के लिए प्रयास करने के अवसर मिले। और ईश्वर से, मां सरस्वती से यही आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं
निरंतर इसी तरीके से आगे भी प्रयास करता रहूं और विद्यार्थियों का प्रेम इसी तरीके से मिलता रहे। तो कल अब अपन पढ़ेंगे कौन सी क्लास, इसी के अगली जो यानी कि अपने आ जाएगी इनके दूसरे जो प्रश्न बनते हैं अपने, जैसे कि साहित्य हो गया, चित्रकला होगी, संगीत कला होगी, मुगल कालीन, उससे संबंधित भी बनते हैं, उस पे अपन कल वाली क्लास में इसी तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति आपको बता दी है। तो एक बहुत लंबे अरसे बाद वापस अपनी 5-6 दिन हो गए क्लास आए को, उसके बाद वापस अपनी क्लासेस नियमित हुई है और आगे ये ऐसे ही नियमित रहेगी, ये पूरी मेरी कोशिश अपनी तरफ से रहेगी। तो आप लोग पढ़ते रहें, बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़ें। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।